तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अक्सर ये बातें लोग मजाक में या फिर सीरियसली कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि लोगों का मानना है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी मुमताज़ के लिए, तो बाकी आशिकों का ख्याल नहीं रखा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी महबूबा, अपनी माशूका के लिए इतना कीमती मकबरा बना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा में ना होता, ये कहीं और होता। अगर सिर्फ 3 चीज़ें ना होती तो आगरा में ताजमहल नहीं होता, और ये ताज आगरा से कहीं दूर मध्य प्रदेश के एक इलाके बुरहानपुर में होता। वही बुरहानपुर जहाँ मुमताज़ महल की मौत हुई, वही बुरहानपुर जहाँ पहली बार 6 महीने तक मुमताज़ महल को दफना कर रखा गया, यानी पहली कब्र मुमताज़ महल की बुरहानपुर थी। मुमताज़ महल को कुल 3 बार दफनाया गया था, और जब तीसरी बार दफनाया गया तब उसका नाम पड़ा ताजमहल। आज इस ताजमहल की कहानी, मुमताज़ महल की कब्र की कहानी और ताजमहल से जुड़े उन तमाम किस्सों की कहानियाँ, जिसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे एक कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उन तमाम मज़दूरों के हाथ काट दिए गए। क्या सच्चाई है इसमें? मुमताज़ आसिफ खान की बेटी थी, और आसिफ खान जो थे वो नूरजहाँ के भाई थे, और नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी। लाहौर में रहा करते थे, और एक तरह से शाहजहाँ की कज़न थी मुमताज़। मुमताज़ शाहजहाँ की तीसरी बीवी थी, और कहते हैं कि अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा शाहजहाँ मुमताज़ महल को ही पसंद करते थे और उन्हीं से प्यार करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अकबर के बाद शाहजहाँ को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो दक्कन में जाएं और वहाँ जंग जीतें। दक्कन मतलब दक्षिण। तो अपनी फ़ौज को लेकर शाहजहाँ दक्कन पहुँचे। दक्कन नेमाड़ का इलाका जहाँ पर वो रुके वो बुरहानपुर, और बुरहानपुर में काफ़ी गर्मी पड़ती है। मुमताज़ महल उस वक्त 14वीं बार प्रेग्नेंट थी और अपने 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी। लेकिन उससे पहले वो बहुत बीमार हो गई, कमज़ोर हो गई, और आखिरकार 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज़ महल की मौत हो गई। तो 14वें बच्चे के जन्म से पहले मुमताज़ काफ़ी बीमार थी, और जब वो बीमार थी तब अपने ज़िंदा रहते हुए उन्होंने शाहजहाँ से 2 वादे लिए थे। पहला ये कि मुमताज़ की मौत के बाद वो किसी और अपनी बीवी से या किसी और औरत से कोई संतान पैदा नहीं करेंगे, और दूसरी ये, मुमताज़ ने शाहजहाँ को बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में एक बहुत खूबसूरत बाग देखा, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी किसी खूबसूरत जगह पर आप मेरा मकबरा बनाएं। इसके बाद मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसी प्रसव पीड़ा में दम तोड़ देती हैं। तारीख़ थी 17 जून 1631। जब वो उन्होंने दम तोड़ा तो बुरहानपुर के उस महल में थी, उस गार्डन में थी जो मुग़लों के शहज़ादों और बाकी लोगों के लिए बनाया गया था। एक तरह से वो पिकनिक स्पॉट था, आज भी है। वहाँ की वो तमाम इमारतें, वहाँ सरकारी बोर्ड, और ये वो जगह थी मुमताज़ महल के नाम से जिसको जाना जाता है, जहाँ बहुत बड़े, अपने ज़माने में उस दौर में कहते हैं इससे बड़ा कोई स्विमिंग पूल नहीं था। तो वहाँ शहज़ादियाँ, शहज़ादे आया करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। तो उसी जगह उनकी मौत हो गई। अब मौत के बाद शाहजहाँ ने सोचा कि अब वादा तो किया है, तो मुमताज़ को ऐसी जगह दफनाएं जो उसने ख्वाब में देखा था। बहुत खूबसूरत बाग हो, बहुत खूबसूरत जगह हो, और वहीं उसका मकबरा बने। तो पहली चीज़ थी शाहजहाँ के दिमाग में वो ये कि ऐसी जगह पर बनाएंगे, एक तो नदी के किनारे हो, ताकि सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त वो जो उनके जहन में वो नक्शा था ताज का, उसका अक्स पानी में दिखाई दे, जब सूरज निकले तो भी और जब सूरज डूबे तब भी। तो इसका मतलब है कि किसी नदी के किनारे वो इस ताज को बनाना चाहते थे। ताज मतलब मुमताज़ से उन्होंने लिया। तो ये हुआ कि जिस जगह पे बुरहानपुर में ये महल, जहाँ पे आखिरी सांस ली मुमताज़ महल ने,
उसी के करीब ताप्ती नदी है। तो वो जगह उनके दिमाग में शाहजहाँ के कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो उन्होंने कहा यहीं बनाते हैं। लेकिन वहाँ 3 दिक्कतें आई, वरना ताजमहल पूरी तरह से और मुमताज़ को दफनाने की वहीं तैयारी हो चुकी थी। और मुमताज़ की मौत के बाद उनकी लाश को वहीं पर एक मकबरे में एक ताबूत में बंद कर रखा गया था, और जहाँ शाहजहाँ आते और फातिहा पढ़ते, दुआ पढ़ते और चले जाते। 6 महीने तक मुमताज़ महल की लाश इसी बुरहानपुर में इसी जगह रखी रही जो आप देख रहे हैं। तो अब शाहजहाँ ने सोचा कि यहीं बनाना है। बात की उन्होंने, इंजीनियर उस दौर के जो भी तमाम लोग, तो ये हुआ कि बनाना तो है, लेकिन 3 दिक्कतें आ रही हैं। पहली दिक्कत ये थी कि जिस जगह पर ताप्ती नदी के किनारे ये बनाया जाना था, वहाँ पर जो मकबरा बनना था नीचे, वो लकड़ियों की एक तरह से लकड़ियों के ऊपर उस बुनियाद को खड़ा करना था। तो ये हुआ कि यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाएंगी, उसमें दीमक लग जाएगा और फिर वो जो इमारत है वो नीचे भरभरा कर गिर जाएगा। दूसरी दिक्कत ये आई कि चूँकि ताप्ती नदी के किनारे ये जगह है, तो यहाँ की मट्टी ऐसी है जो बहुत मजबूत नींव या बुनियाद को नहीं रख सकती है, मतलब कमज़ोर बुनियाद होगी इसकी। तो कमज़ोर बुनियाद की वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है वो इमारत ढह जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ताजमहल बनाना था वो संगमरमर से बनाना था, मार्बल से, और बुरहानपुर जैसे इलाके में मार्बल था नहीं। तो मार्बल के लिए मकराना चुना गया था, जहाँ से मकराना से इसको लाना था, लेकिन मकराना वहाँ से काफ़ी दूर। तो जितनी दूरी से अगर संगमरमर को लाया जाता तो ताजमहल का खर्चा डबल हो जाता, और उससे पहले ये 2 मसले। तो फिर तय हुआ कि नहीं, कहीं और बनाते हैं। अब जगह चुनने की बारी आई। आखिर में आगरा को चुना गया। आगरा में एक ज़मीन देखी गई, लेकिन वो ज़मीन राजा जयसिंह की थी। फिर राजा जयसिंह से बात हुई और ये हुआ कि जो बुरहानपुर में ये सारी ज़मीन है, जहाँ पर मुमताज़ महल का मकबरा जहाँ 6 महीने रखा गया वो महल, एवज़ में वो ज़मीन दे दी जाएगी राजा जयसिंह को। समझौता हो गया और अब आगरा में उस ज़मीन को सबसे पहले बराबर किया गया, यमुना किनारे। बराबर करने के बाद अब ताजमहल बनाने का काम शुरू होता है। 1631 में ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ आगरा में, और अगले 22 साल तक 1653 तक ये काम चला। मकराना से हाथी, घोड़े, ऊँट, इन सारी चीज़ों से मार्बल लाए गए। करीब 20,000 मजदूर लगे रहे। इधर जिस जगह बुरहानपुर में मुमताज़ महल को दफनाया गया था, जो रखा गया था, उनकी जो पहली कब्र है बुरहानपुर में, वहाँ पर तमाम जो बुरहानपुर के लोग थे उनकी ड्यूटी लगी रहती थी। कुछ लगातार कुरान पढ़ते थे, कुछ बाकी कामों में। अब जब आगरा में ये काम शुरू हुआ तो फिर 6 महीने के बाद मुमताज़ महल की बुरहानपुर से इस मकबरे से ताबूत को उनकी लाश के साथ उठाया गया और उसके बाद आगरा ले जाया गया। आगरा में यमुना के किनारे अब मुमताज़ महल को दूसरी बार दफनाया गया, क्योंकि अभी तक ताजमहल का काम चल रहा था। अब दूसरी बार दफनाया गया, उसके बाद ताजमहल का काम चलता रहा। 1631 में शुरू हुआ और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। फिर तीसरी बार आगरा में यमुना के किनारे से मुमताज़ महल की लाश को निकाला गया और उसी ताजमहल के अंदर, क्योंकि ताजमहल तो एक मकबरा है, तीसरी और आखिरी बार वहीं दफनाया गया। यह आखिरी बार था जब मुमताज़ महल की कब्र ताजमहल में बनी, और फाइनली इसके बाद फिर कभी लाश नहीं निकाली गई। कहते हैं कि इन 22 सालों में करीब 20,000 मज़दूरों ने ताजमहल को बनाया, लेकिन इनमें से करीब 4,000 मज़दूर वो थे जो बुरहानपुर से गए थे। जब मुमताज़ महल की लाश को पहली बार बुरहानपुर से निकाला गया तो उसके साथ तमाम बुरहानपुर के लोग गए, फिर वो वहीं रह गए। उनको भी ताजमहल की उस काम में लगा दिया गया, ईंट धोना, पत्थर काटना, नक्काशी करना, इन सारी चीज़ों में। और कहते हैं कि उन 4,000 लोगों में से कभी कोई लौट कर वापस बुरहानपुर नहीं आया, उन सब की वहीं मौत हो गई। तो 22 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ताजमहल पर 2 तरह की चीज़ें हैं। कहते हैं कि इसका ख़र्चा करीब 50 लाख है, लेकिन दूसरे जो बाकी जो हिस्टोरियन, उनका कहना है कि इस पे कुल खर्चा करीब 4 करोड़ रुपए आया था। ये सिर्फ
मज़दूरों की मजदूरी थी करीब 50 लाख रुपए उस वक्त। बाकी जो मार्बल आए विदेशों से, नक्काशी और बाकी सारी चीज़ें, उन सारे कामों पे तब 1620 से 50 के बीच में 4 करोड़ रुपए का खर्च आया था। शाहजहाँ चाहते थे कि ताजमहल ऐसी जगह पे बने जहाँ सूरज डूबते और उगते वक्त उसका अक्स ताज का पानी में दिखाई दे, और वही हुआ। यमुना के किनारे उसी तरीके से बनाया गया और ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इस दौरान में फिर वक्त करवट लेता है और शाहजहाँ आखिरी वक्त में वो बीमार रहने लगे, तो उनकी ये भी एक ख्वाहिश थी कि ताज ऐसी जगह पे बना हो जहाँ से वो दूर लाल किला पे जब वो बैठें तो ताज और अपनी मुमताज़ को देखते रहें, यानी उसकी कब्र को देखते रहें। ताजमहल बनने के बाद, बल्कि ताजमहल बनने के करीब 16 साल बाद 1659 में शाहजहाँ को उन्हीं के बेटे औरंगज़ेब ने एक तरह से बंधक बना लिया और उन्हें कैद कर दिया। अब वो वहीं ताज के करीब छत पर बैठकर ताज और अपनी मुमताज़ की कब्र दोनों को निहारते रहते और कैद में थे। और कमाल देखिए ये कि शाहजहाँ को जिस बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया था उनको गद्दी से हटाकर शाहजहाँ के बाद वही मुगलिया सुल्तान बना। तो ये औरंगज़ेब शाहजहाँ और उसी मुमताज़ से पैदा हुआ बेटा था। मतलब मुमताज़, शाहजहाँ की और भी बीवियाँ थीं, लेकिन जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ की जब मौत हुई थी, उन सारे बच्चों में से एक बच्चा, एक बेटा औरंगज़ेब था, जिसने बाद में अपने बाप शाहजहाँ को कैद कर लिया। अब शाहजहाँ वहीं से देखते रहे। 21 जनवरी 1966, 21 जनवरी 1966, यही वो तारीख़ थी जब शाहजहाँ ने दम तोड़ दिया। शाहजहाँ की मौत हो गई। उनकी बेटी, शाहजहाँ की बेटी जो थी आलम आरा, वो चाहती थी कि शाहजहाँ को दफनाने का काम पूरा एक राजकीय सम्मान के साथ किया जाए, लेकिन तब तक औरंगज़ेब तैयार नहीं था और आखिरकार फिर बड़ी खामोशी के साथ शाहजहाँ को उसी ताजमहल में उन्हीं की मुमताज़ के बराबर में दफना दिया गया। ताजमहल में आज भी शाहजहाँ और मुमताज़ दोनों की कब्र मौजूद है और किसे पता था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। तो ये पूरी कहानी थी ताजमहल और मुमताज़ की। कभी आप लोगों को बुरहानपुर जाने का मौका मिले तो मुमताज़ महल का वो पूरा गार्डन, महल और वो कब्र जहाँ पहले 6 महीने तक मुमताज़ को रखा गया था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कमरुद्दीन फलक एक बुरहानपुर के हिस्टोरियन है। इत्तेफाक से जब मैं वहाँ पहुँचा था और ये सारी चीज़ें थी, पता थी, फिर उन्होंने जो बताया तो उसके बाद ये लगा कि शायद बुरहानपुर की तकदीर कुछ और होती। सोचिए अगर ताज आगरा में ना होकर बुरहानपुर में होता। लेकिन इतना ही नहीं, बुरहानपुर के लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम थी। बाद में उसी बुरहानपुर में एक आनंद कुमार चौकसे हैं, उन्होंने आगरा के ताजमहल की हूबहू कॉपी बनाई और ये वो ताजमहल है जो बुरहानपुर में है, जो आनंद कुमार चौकसे ने बनाई है। हालांकि उसमें कुछ फ़र्क है, लेकिन ये इस बात की निशानी अलामत है कि अगर वो 2-3 दिक्कतें ना होती, चाहे वो मिट्टी, बुनियाद कमज़ोर, वो लकड़ी, और सबसे बड़ी दिक्कत कि इतने सारे संगमरमर को मकराना से लेकर आना बहुत मुश्किल काम था, तो आज दुनिया के नक्शे पर आगरा नहीं बुरहानपुर होता और बुरहानपुर में ही ताज होता। लेकिन वहाँ अब भी ये सारी निशानियाँ हैं। मुमताज़ का वो मकबरा है और बाकायदा उस पर जो अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका बोर्ड भी है। तो कभी मौका मिले तो बुरहानपुर में ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। बुरहानपुर इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर के पास है और दिल्ली से आप जाएंगे तो करीब 800-900 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ताजमहल में इस शानदार नक्काशी 8वां अजूबा दुनिया के अलावा बहुत बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे पूरे ताज के अंदर और वो बहुत ही कीमती थे। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ आए, मुग़लों के बाद जब अंग्रेज़ आए तो ताज पर उनकी नज़र पड़ी, ताज को बहुत नुकसान भी पहुंचाया और ताज से तमाम कीमती पत्थर जो जवाहरात, नक्काशी का काम था, वो अपने साथ ले गए। और एक दौर ये भी था कि ये ताज ख़तरे में था कि शायद अंग्रेज़ इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दें, ढा दें। लेकिन फिर बाद में कुछ अच्छे अंग्रेज़ अफसर आए
और कहते हैं कि जब उनकी नज़र ताज पर पड़ी, उनकी बीवियां वहाँ पहुँची और इस कहानी के बारे में पता चला शाहजहाँ और मुमताज़ की, तो उनका दिल पिघला। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ी कीमती निशानी है और एक धरोहर है, इसको सहेज कर रखना चाहिए। तो फिर बाद में अंग्रेज़ अफसरों ने, उन लोगों ने ताज की हिफाजत की और जो ताज को नुकसान पहुंचा था उसे भी ठीक किया। लेकिन वक्त वक्त पर ताज को ख़तरा मंडराता रहा था। इसी के बाद क्या हुआ कि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई, तो एक ये था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है एयरफोर्स के ज़रिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि शायद पाकिस्तान ताजमहल पर भी बमबारी कर सकता है। और चूँकि आगरा के करीब एयरफोर्स का बेस भी था, तो ये था कि कहीं ताज को नुकसान ना पहुंच जाए। तो ताज को नुकसान न हो, उससे बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले में ताज पे कोई चीज़ ऐसी न गिरे, उससे नुकसान ना हो, उसको रोकने के लिए बाकायदा ताज को एक ढकने के लिए काले रंग का विशालकाय बहुत बड़ा कपड़ा सिला गया था, बहुत बड़ा, जिससे पूरे ताज को ढक दिया जाए, ताकि रोशनी में तो संगमरमर है और चांदनी रात में तो ताज वैसे ही चमकता है, दूर से ही दिखाई देता है। तो ताज दिखाई ना दे, इसलिए उसके ऊपर काला कपड़ा ढकने का प्लान बनाया गया और इसके लिए इस काले कपड़े को सिला गया। सोचिए पूरे ताज को ढकने के लिए कितने बड़े कपड़े की ज़रूरत होगी। लेकिन ये काम शुरू हुआ, काम हुआ, पर शुक्र है कि ताज पर कोई ऐसी आंच नहीं आई और ताज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धीरे धीरे वक्त बीता, जंग ख़त्म हो गई। कहते हैं कि 1995 तक इस काले रंग के कपड़े को संभाल कर रखा गया था कि आगे शायद कभी इस्तेमाल करना पड़े ऐसी सूरत में, जंग की सूरत में। तो इस विशालकाय काले कपड़े को, जिससे ताज को ढकना था, उसको संभाल कर रखा गया और ये अगले 30 साल तक संभाल कर रखा गया। 1965 की बात है, उसका 1995 तक ये कपड़ा संभाल कर रखा गया था। लेकिन फिर चूहों ने इन कपड़ों को कुतर दिया और चूहों के कुतरने की वजह से ये कपड़ा ख़राब हो गया, वरना अगले 30 साल तक ताज की हिफाजत के लिए एक काला कपड़ा तैयार था, ताकि दुश्मनों की बुरी नज़र से उसको बचा सके। दूसरा, एक ताज के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने ताज बनाया, जो मज़दूर थे, उनके हाथ काट दिए गए। जितने भी हिस्टोरियन हैं, उनका कहना है कि कहीं कभी ऐसे कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिले जिनसे ये पता चलता है कि ताज को बनाने वाले मज़दूरों के हाथ शाहजहाँ ने कटवा दिए। बल्कि उनका तर्क था कि मज़दूरों को हाथ काटने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि मज़दूरों ने ताजमहल नहीं बनाया, उन्होंने तो मज़दूरी की, ईंट ढोए, मार्बल ढोए। असली तो वो इंजीनियर थे और वो लोग थे जिन्होंने ताज का पूरा नक्शा और ताज की सारी चीज़ें तैयार की, और उनके बारे में कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो ताज बनाने वालों को छोड़कर ताज के लिए मजदूरी करने वालों के हाथ काटने का कोई तुक नहीं बनता। इसलिए जितने भी बड़े हिस्टोरियन हैं हर अलग अलग दौर के, उनमें से एक भी हिस्टोरियन ने इस तरह के कोई सबूत पेश नहीं किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक कहानी है, ये मिथ है। तो ये थी ताज और मुमताज़ की कहानी। कभी मौका मिले तो बुरहानपुर ज़रूर जाइएगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।